चलो तो ये अपने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट। इसमें मेनली न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन ही आते हैं, और इसमें कोई लफड़ा है नहीं, बस थोड़ा सा बेसिक आइडिया देखते हैं। पहले समझते हैं कि अपने को इसमें पढ़ना क्या है। तो जैसे मान लो कि हमने ये कोई भी एक अप्लायंस लिया है, ये कोई अप्लायंस है, और इसमें करंट फ्लो कर रहा था। तो हमको क्या पता है कि जब किसी भी अप्लायंस में करंट फ्लो करेगा तो वहाँ पे पक्का कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। मान लीजिए इसका ये टर्मिनल ए और बी था, तो ए और बी के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा होगा। ओके, अब करंट फ्लो कर रहा है मतलब क्या, यहाँ पे चार्ज फ्लो कर रहा होगा। करंट फ्लो का मतलब होता है कि यहाँ पे चार्ज फ्लो कर रहा है। और करंट आपका फ्लो करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो ए आपका हो जाएगा हाई पोटेंशियल पे और बी आपका हो जाएगा लो पोटेंशियल पे, और करंट फ्लो कर रहा था, चार्ज भी फ्लो कर रहा है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब देखो हो क्या रहा है ना कि इस प्रोसेस में, इस पूरे प्रोसेस में मेरा चार्ज फ्लो कर रहा है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो उस क्या होता है कि उस चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करता है। इस चार्ज का आप ऐसा बोलो और ज्यादा अच्छा रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करता है इसका, चार्ज का, क्योंकि वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जा रहा है। और कितने से किया डिक्रीज भाई, तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज किया है वो हम लोग लिखेंगे Q इंटू डेल्टा वी, एंड डेल्टा वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम जब चार्ज से करते हैं मल्टीप्लाई, तो हमको मिल जाए कि उसका पोटेंशियल एनर्जी कितने से डिक्रीज हुआ। तो सिंपल सी कहानी अपना ये हो गया। अब सुनो, ये जो पोटेंशियल अपना एनर्जी डिक्रीज किया, ये कहाँ गया है, तो ये देता है ये अप्लायंस को। ये जो मेरा चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रहा है वो देता है अप्लायंस को। अब ये मेरा अप्लायंस है ना, कि वो अप्लायंस उस पोटेंशियल एनर्जी को कौन से फॉर्म में चेंज करेगा, वो करता है डिपेंड कि मेरे अप्लायंस का पर्पस क्या है। जैसे मान लो कि इन द केस ऑफ बल्ब, अगर वो बल्ब है तो ये करता है चेंज इसको हीट प्लस लाइट में, है ना। अगर मान लो ये डीसी मोटर है तो वो करता है चेंज उसको मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, तो मेरा अप्लायंस क्या था उस पर डिपेंड, आपका डिपेंड करता है। अगर ये हीटर था, अगर ये हीटर था या गीजर था, तो उस केस में क्या होगा कि सारा का सारा जो आपका ये था एनर्जी, वो हीट एनर्जी में चेंज हो जाएगा। कि अगर मेरा अप्लायंस हीटर या गीजर होगा तो सारा का सारा एनर्जी आपका हीट एनर्जी में चेंज हो जाएगा। और मेनली जो अभी अपने को स्टडी करना है उसमें हम लोग जो हीट वाला प्रोड्यूस कराएंगे, वो हम लोग करेंगे आपका ऐसा ही अप्लायंस जिसमें केवल रेसिस्टेंस रहेगा। और वो रेसिस्टेंस जो उससे जब करंट पास कर रहा होगा तो वो कहीं स्टोर स्टोर नहीं करता है। उसका काम बस ये होता है कि अगर आपके पास सिर्फ रेसिस्टेंस है, आप अगर आपके पास सिर्फ कोई एक रेसिस्टेंस है और उससे आप चार्ज फ्लो करा रहे हो या करंट फ्लो करा रहे हो, तो इसको जितना भी मिलता है एनर्जी, सारा का सारा वो हीट के फॉर्म में डिसिपेट कर देता है। तो हमको भी वही बस करना है कि हीट कितना होने वाला है जनरेट। ठीक है, तो हम लोग मान के चलेंगे कि केवल वहां पे रेसिस्टेंस था तो हीट आपका बस वहां पे हीट आपका जनरेट हो रहा था। ओके, तो ओनली रेसिस्टर्स, क्योंकि आपका हीटर और गीजर में होता है। तो मेनली अपने को यही स्टडी करना है। और ये तुम लोग सिंपल ऐसा तुम लोग देखता भी होगा कि जब पंखा चलता है तो भी वहां पे क्या होता है कि कुछ समय बाद पंखा हीट हो जाता है, या कोई भी तुम अगर देख लो अप्लायंस जो तुम्हारे घर में काम करता है, कुछ समय बाद वो हीट होता ही होता है। मतलब कि वहां पे आपका एनर्जी किसी और फॉर्म में तो चेंज हो ही रहा है, वो लाइट के फॉर्म में या आपका मैकेनिकल एनर्जी, उसके अलावा कुछ ना कुछ हीट में चेंज होता ही होता है। हर जगह हीट में कुछ ना कुछ चेंज होता ही है। और अगर वो हीटर या गीजर है तो वो पूरा का पूरा ही वहाँ खाली हीट में ही चेंज होता है, और किसी फॉर्म में चेंज होता ही नहीं। जैसे लाइट में क्या होता है कि, या बल्ब जो होता है उसमें हीट और लाइट दोनों में होता है। ठीक है, फिलहाल हमको जो करना है वो हमको करना है ओनली इन रेसिस्टेंस, कि कितना उसमें हीट जनरेट होने वाला है। चलो देखते हैं। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था जूल। जूल ने अपना लॉ दिया। ठीक है, तो देखते हैं जूल्स लॉ। देखते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या था। तो उसके लिए चलो मैंने यहाँ पे एक लिया है सिंपल रेसिस्टेंस, और मान लो कि इसमें करंट फ्लो कर रहा था आई, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। ओके, अच्छी बात है। तो हम तुमसे अगर पूछे कि मान लो कि अगर ये एंड ए था और ये एंड बी है, तो एंड ए है हाई पोटेंशियल पे, बी है लो पोटेंशियल पे, तो टी टाइम में, इन टी टाइम कितना चार्ज फ्लो करेगा, तो इन टी टाइम हम बोलेंगे कि चार्ज फ्लो करेगा करेंट इनटू टाइम, आई इनटू टी। इतना करेंट उससे, सॉरी इतना चार्ज उससे टी टाइम में फ्लो करेगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अच्छी बात है। अब मान लीजिए कि ये आई करंट फ्लो कर रहा था और इसका रेजिस्टेंस आर था, तो इसके चलते इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस भी बना था। ओके, हम अभी मान के चलते कि मेरा करंट कांस्टेंट फ्लो कर रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस भी बना था।
अब ये इतना चार्ज फ्लो किया, अब हम पूछेंगे आपसे कि कितना इसका लॉस हुआ है पोटेंशियल एनर्जी, तो हम क्या बोलेंगे, क्यू इंटू डेल्टा वी। और यहाँ पे डेल्टा वी को ही हम वी मान के चल रहे हैं, वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस, क्या हो जाएगा, क्यू इंटू वी। दिस इज द उसके लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, वेरी गुड। अब क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई इंटू टी। और भी का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई इंटू आर, क्योंकि अगर आई करंट फ्लो कर रहा था और आर उसका रेजिस्टेंस था, तो उसके क्या, उसका पोटेंशियल डिफरेंस आई इंटू आर बन रहा है। मतलब हम यहाँ से क्या बोल देंगे कि आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, इतने से चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज किया। और ये कहाँ जाएगा, ये पूरा का पूरा आपका चल जाएगा कि वो जो मेरा रेसिस्टर था वो इसको हीट के फॉर्म में इसको जनरेट कर देगा, वो कुछ और काम नहीं करता है। वो ना तो स्टोर करेगा ना तो कोई और फॉर्म में ले जाएगा, वो पूरा का पूरा उसको हीट के फॉर्म में एकदम वो जनरेट कर देता है। मतलब कि जो हीट जनरेट होने वाला है इस रेसिस्टेंस से, वो कितना होने वाला है, वो भी आपका H बराबर आई स्क्वायर आर टी ही होने वाला है। दिस इज द हीट जनरेटेड, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। कि अगर उस रेसिस्टेंस आर से करंट आई फ्लो कर रहा था टी समय तक, तो उसमें कितना हुआ है, हीट जनरेट हुआ है, आई स्क्वायर आर टी। ओके, बहुत समय आपसे ऐसा ही पूछता है कि उसमें कितना हमने सप्लाई किया है एनर्जी, तो वो भी आई स्क्वायर आर टी से हम सॉल्व करेंगे, तो एनर्जी हीट। ओके, आई स्क्वायर आर टी। और यही आपका होता है जूल्स लॉ भी, यही आपका होता है जूल्स लॉ भी। जूल्स लॉ बोलता है कि हीट एनर्जी जनरेटेड इन अ रेसिस्टेंस इज directly proportional to the square of the current, directly proportional to the resistance of the जो मेरा कंडक्टर था, also directly proportional to the time for which current is flowing, जितने समय के लिए करंट फ्लो कर रहा होगा। तो ये आपका जूल्स लॉ का था। ये मैं स्टेटमेंट लिखने नहीं जा रहा हूँ, बहुत सिंपल सी कहानी है, सबको याद रह जाएगा क्या ये जूल्स लॉ क्या बोलता था। तो ये आपका आ गया H बराबर आई स्क्वायर आर टी। ओके, अच्छी बात है। इसीलिए तुमने जब अगर बेसिक के तुमको नॉलेज होगा ये सब, हीट एनर्जी और पावर का कंजप्शन का कुछ अगर ऐसा नॉलेज, तो तुम लोग को क्लास 10 में तुमने सीखा होगा कि जब भी हम लोग पावर स्टेशन से पावर सप्लाई करते हैं डोमेस्टिक यूजेज के लिए, तो हम लोग उसको हाई वोल्टेज और लो करंट पे सप्लाई करते हैं। तो हाई वोल्टेज और लो करंट, तो लो करंट होने से क्या होता है कि आपका जो वायर जो था, जिस वायर से आपका जो ट्रांसमिशन लाइन वाला वायर जो होता है ना, उसमें हीट लॉस कम होता है। तो आपका अगर एनर्जी लॉस कम हो रहा है तो फिर अच्छी बात है ना, कि मेरा पर्पस और अच्छे से फुलफिल होगा। तो इसलिए हम लोग उसको लो करंट पे करते हैं, ये आपका। अच्छा, कुछ बच्चे को मेरे को पक्का ये उम्मीद है कि जब वो लोग क्लास 10 किया होगा तो वहां पे सबको एक डाउट पक्का आया होगा कि सर आप बोलते हो कि फॉर अ गिवन पावर हम, या तुमने अगर कंफ्यूजन तुमको हुआ होगा, मेरे ख्याल से नहीं हुआ होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन हमको लगता है ऐसे बच्चे को होता है कि वहां हम लोग क्या बोलते हैं क्लास 10 में कि फॉर अ गिवन पावर हम जब वोल्टेज को करते हैं इंक्रीज तो करेंट करता है डिक्रीज। वहां पे हम ये बोलते हैं कि हम लोग हाई वोल्टेज पे करते हैं ट्रांसमिट पावर फ्रॉम पावर स्टेशन टू द डोमेस्टिक पर्पस, तो हाई वोल्टेज पे करने से करेंट आपका डिक्रीज हो जाता है, और करेंट डिक्रीज होने के चलते आपका जो हीट लॉस था वो डिक्रीज होता है। तब कुछ लोग का सवाल ये उठेगा कि आज तक हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ता है, तो यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाने से करंट कैसे घट जाता है। तुम लोग को ये कभी तुम लोग सुना है और कभी तुमको डाउट आया है ये वाला बात, बोलो तो। ये एक्चुअल में बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। एक्चुअल में देखो, हम लोग शायद वो जब हम एक्चुअली इसीलिए ना हम हर एक छोटा से छोटा बात जब भी कोई टॉपिक बताते हैं तो हम शेयर करना चाहते हैं, और इसीलिए शायद मेरा जो वीडियो होता है वो लंबा भी हो जाता है। तो कुछ लोग खराब लगता है, लेकिन हम चाहते हैं कि छोटा सा छोटा इंफॉर्मेशन सबको जाए। तो देखो इसका क्या होता है, एक्चुअल में हम जो पढ़ते हैं ना कि वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ता है, वो होता है ओनली फॉर अ रेसिस्टर। वो जो ओम्स लॉ था तुम्हारा ना, वो होता है ओनली फॉर रेसिस्टर, वी बाई आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ता है, वो होता है फॉर अ कंडक्टर, या आप ऐसे बोलो कि वो होता है फॉर अ कंडक्टर ऑफ कांस्टेंट रेसिस्टेंस, वो बस उसी के लिए वैलिड होता है। और ये जो हम कहते हैं ना कि वोल्टेज बढ़ाने से करंट घटता है, एक्चुअल में हम इस बार रेसिस्टर का बात नहीं करते हैं। हम बोलते हैं कि हमने जो पावर जनरेट किया, एक्चुअल में ये बात हम लोग करते हैं फॉर फॉर ट्रांसफार्मर ओनली। एक्चुअल में ये बात हम लोग करते हैं फॉर फॉर ट्रांसफार्मर, कि आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट घट जाएगा। तो इसका कंसेप्ट अलग है। अब वो जो आपका वोल्टेज बढ़ाने से करंट घटता है, एक्चुअल में वो आपका आता है इन द केस ऑफ रेसिस्टेंस, जहां पे आपका रेसिस्टेंस हो। वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ जाएगा, वोल्टेज घटाओगे तो रेसिस्टेंस घट जाएगा, फॉर रेसिस्टेंस ओनली। लेकिन हम ये जो बात करते हैं ना कि पावर स्टेशन से घर तक पावर ट्रांसमिट करना,
तो वोल्टेज बढ़ाने से करंट घटता है, उस समय हम रेसिस्टेंस की बात नहीं करते हैं। अगर इसको समझाने के लिए मैं तुम्हारा 5 मिनट टाइम लूँ तो कोई दिक्कत, समझाने के लिए, ऐसे यहाँ से तुम्हारा कहीं कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, तुम लोग बोलो तो मैं 5 मिनट टाइम लूंगा, तुमको एकदम पक्के से समझ में आ जाएगा। बोलो तो। ओके, नहीं पूरा टाइम फ्री का बात, चलो ठीक है। सोचो ऐसे, चलो एक एक हम लेते हैं एग्जाम्पल। मान लो ये है पावर स्टेशन और ये मेरा घर है। एक्चुअली ना हम लोग जो थ्योरी में पढ़ते हैं ना और जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है ना, एक्चुअली तुमको किताब पढ़ के वो कभी भी तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा और तुमको वो अभी फील आ जाएगा। देखो कैसे। जैसे मान लो ये मेरा पावर है स्टेशन और ये मेरा घर है, और हमने बोला कि मेरे को घर में अभी मैं एकदम मान के चल रहा हूँ स्मॉल पावर हमको चाहिए 1 किलोवाट का पावर। मेरे घर में 1 किलोवाट का पावर चाहिए। ये 1 किलोवाट पावर का मतलब ये हुआ कि अब आप अपने घर में इससे ज्यादा पावर कंज्यूम नहीं कर पाओगे, इससे कम आप कर सकते हो, इससे ज्यादा आप नहीं कर पाओगे। तो हमको अपने घर में 1 किलोवाट का पावर चाहिए, अच्छी बात है। अब ये जो 1 किलोवाट का पावर है ये हम तुम्हारे घर तक, अच्छा एक्चुअल में अगर तुमको क्लास 10 का बेसिक आइडिया होगा तो हम लोग बोलते हैं कि पावर बराबर वोल्टेज, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई करेंट। अब 1 किलोवाट पावर का मतलब ये हुआ 1000 वाट का पावर। अब देखो ये जो 1000 वाट का पावर है ना, वो मैं तुमको 100 वोल्ट वोल्टेज पे और 10 एम्पियर करंट पे भी मैं तुमको सप्लाई कर सकता हूँ। मैं 100 वोल्ट और 10 एम्पियर पे भी करूंगा सप्लाई तो वो 1 किलोवाट ही बनेगा। देखो 100 × 10 1 किलोवाट। अब चेक करते हैं कि जब मैंने 1 किलोवाट पावर जो हमको चाहिए था उसको मैंने 100 वोल्ट और 10 एम्पियर से सप्लाई किया तो क्या हो रहा है, एक बार देखते हैं क्या हो रहा है। चलो, तो मान लीजिए ये मेरा पावर स्टेशन था और यहां से यहां तक ये मेरा ट्रांसमिशन वायर था, ये मेरा वायर था। अब वायर का कुछ ना कुछ तो होगा ना वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, बहुत कम हम लोग लेके चलते हैं लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा ना, बिल्कुल होगा। चलो मानते हैं कि इसका रेसिस्टेंस का वैल्यू 1 ओम था, अच्छी बात है सर, इसका हमने मान लिया कि इसका रेसिस्टेंस 1 ओम था। तो अगर हम 100 वोल्ट, हमको अपने घर में, हमको वो जो 100 वोल्ट और 10 एम्पियर है वो मेरे को अपने घर में चाहिए, मेरे घर के बाहर इतना आना चाहिए। तो 100 वोल्ट और 10 एम्पियर, तो मतलब कि हमने इस वायर में करंट सप्लाई किया है 10 एम्पियर से। अब चेक करो कि अगर इसमें करंट 10 एम्पियर से आ रहा था तो इस वायर में हीट लॉस कितना होगा, देखो तो आपका हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी से कितना आ जाए देखो, 10 का होल स्क्वायर इंटू रेसिस्टेंस 1, तो 100 × 1 × टी, एक तुम्हारा कुछ आएगा 100 टी, हुआ ना। अब हमने थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया और हमने कहा कि इस बार मैं करंट को 100 वोल्ट पे, या जो मेरा पावर था उसको मैं 100 वोल्ट पे सप्लाई नहीं करूंगा, इस बार मैं इसको करूंगा सप्लाई 1 किलो वोल्ट एंड 1 एम्पियर पे। मतलब हमने वोल्टेज बढ़ा दिया, हमने वोल्टेज कर दिया है 1 किलो वोल्ट का होता है 1000 वोल्ट, और 1 एम्पियर पे, और यही आता है तुम्हारा फायदा ऑफ ट्रांसफार्मर। हालांकि हम 1000 वोल्ट अपने घर में यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे बाहर जो ट्रांसफार्मर होगा वहां से हम उसको स्टेप डाउन कर देंगे। तो देखो क्या हुआ कि 1000 वोल्ट और 1 एम्पियर पे हमने सप्लाई किया। अब बताओ तुम, अब बताओ कि इस ये जो आपका ट्रांसमिशन वाला लाइन था उसमें कितना हीट लॉस होगा। देखो तो अभी आपका हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर इंटू, उसका आर भी 1 था तो 1 × टी, ओनली 1 × टी। देखो जब आपने 10 एम्पियर करंट सप्लाई किया था तब उसमें लॉस हुआ था 100 टी, और जब आपने उसमें 1 एम्पियर सप्लाई किया आपका पावर घर में उतना ही आ रहा है, पावर आपके घर में 1 किलोवाट का ही आ रहा है, लेकिन बस मैंने वोल्टेज को कर दिया है इस बार 1000 वोल्ट, तो आपका जो हीट लॉस उस वायर में था वो कितना हो गया देखो 100 टाइम से रिड्यूस हो गया है। तो इसीलिए ना हम लोग उसको हाई वोल्टेज और लो करंट करते हैं। अब ये जो आपका था ना, ये आपका जो रेसिस्टेंस है, इसके लिए अब आप अगर वोल्टेज बढ़ाओ तो इसका करंट बढ़ेगा, वो तुम मतलब जो आपको बेसिक आइडिया है वो तुम कर सकते हो कि इस पार्टिकुलर रेसिस्टेंस के लिए हम जैसे जैसे उसका वोल्टेज बढ़ाएंगे उसमें करंट तुम्हारा बढ़ता जाएगा। उस पार्टिकुलर रेसिस्टेंस के लिए हम बोल रहे हैं, मतलब कि सुनो कैसे, हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर अभी इसमें करंट कितना था, करंट था इसमें 10 एम्पियर का, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा ना वो होगा 10 × 1 10 वोल्ट। इसके अक्रॉस का वोल्टेज ना तो 100 नहीं है, इसके कितना है, इसके अक्रॉस का वोल्टेज ओनली 10 वोल्ट है। V इक्वल टू आई इंटू आर। तो वो जो हम लोग P बराबर V इंटू आई करते हैं फॉर ट्रांसमिशन, एंड जो हम लोग V बराबर आई आर करते हैं फॉर तुम्हारा रेसिस्टेंस, ये बिल्कुल ही डिफरेंट कंसेप्ट है। तो तुमसे अगर कोई पूछे कि क्या वोल्टेज बढ़ाने से करंट घटता है तो बोलना हाँ, आप पहले बात बात कर रहे हो किसका वो बताओ मेरे को, कि फॉर ट्रांसफार्मर की फॉर रेसिस्टर। फॉर रेसिस्टर
वोल्टेज भरा होगा तो करंट भरेगा। और ट्रांसफार्मर क्या जो होता है अपना ट्रांसमिशन सप्लाई, उसके लिए वोल्टेज बढ़ाने से करंट आपका घटता है। तो देखो, ये जो आपका ट्रांसमिशन वायर था उसमें करंट जब था कितना, 10 एम्पियर, तो उसका आर था 1 ओम, तो इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है वो 10 वोल्ट हुआ है। जब इसमें करंट हो जाएगा टी के बराबर, या जब मान लो कि जब, सॉरी, करंट जब आपका हो जाएगा 1 एम्पियर, उस केस में जो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होने वाला है तो आपका हो जाएगा 1 × 1 ओनली 1 वोल्ट। तो देखो, करंट घटा है तो वोल्टेज घटा है, करंट अगर बढ़ा है तो वोल्टेज बढ़ा है, लेकिन किसके लिए, उस ट्रांसमिशन वायर के लिए। लेकिन हम जो बोलते हैं कि वोल्टेज बढ़ा देंगे तो करंट घट जाएगा, वो एक्चुअली हम बात करें, हम जो उसमें जो ट्रांसमिशन लाइन में सप्लाई कर रहे हैं, वो जो हमने पावर स्टेशन पे पावर जनरेट किया था, हम उसके बारे में बोल रहे हैं। हम उसको कहीं अभी किसी रेसिस्टर में नहीं भेज रहे हैं, वहां मेरा कहीं भी हीट लॉस नहीं हो रहा है। समझे ना, तो ये होता है कंसेप्ट कि करंट बढ़ाओ या वोल्टेज बढ़ाओ तो करंट बढ़ता है, वो होता है तुम्हारा किसके लिए, फॉर ओनली फॉर रेसिस्टेंस। तो हमको जहां तक लगता है कि ये तुम्हारा कंसेप्ट अभी क्लियर हो गया हो कि क्यों हम लोग हाई वोल्टेज और लो करंट पे सप्लाई करते हैं। समझ में आया? हम्म। नहीं नहीं, वोल्ट तुम्हारा, वोल्ट इज नॉट एनर्जी, वोल्ट इज एक्चुअल। जैसे तुम समझो ऐसे, ऐसे तुम्हारा होता है ना कि पानी के जो पानी का होता है लेवल, तो जो उसी बीच में प्रेशर डिफरेंस होता है एक्चुअल में, समझा ना। हाँ वही, हाँ तो वो यहाँ पे होता है वोल्टेज। एक्चुअल में तुमको, तुम्हारा जो वोल्टेज है वो तुमको ये बताया कि चार्ज किस तरफ फ्लो करने वाला है और कितना तेजी से फ्लो करने वाला है। हाँ तो, हाँ हाँ। अच्छा देखो, सुन, देखो 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 देखो, ये जो वोल्टेज होता है ना, वोल्टेज होता है कॉज, और जो करंट है वो होता है उसका इफेक्ट। हाँ, वो रियलिटी का इफेक्ट, समझा ना। हाँ, तो अपने को बेसिकली अभी कुछ ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, हम लोग जो करते हैं वही करेंगे अभी तक, कि अभी हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, क्योंकि हमको बात करना है सिर्फ रेसिस्टर का। अभी अपना ट्रांसफार्मर वाली कहानी नहीं आने वाली है। चलो, तो ये उसमें हुआ है तुम्हारा हीट जनरेटेड, I² RT। हम लोग इसी को और फॉर्म में देखो कैसे लिख सकते हैं, इन अदर फॉर्म्स। H बराबर अपना है I²RT। मैं चाहूं तो इसको और कर सकता हूं सिंप्लीफाई, I × R × I × T। एंड I × R क्या है, I × R इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टेंस। तो इसको मैं V × I × T भी लिख सकता हूँ। सब लोग याद रखना, V क्या था, जिस तुम रेसिस्टर का बात कर रहे हो, जिस तुम अप्लायंस का बात कर रहे हो, उसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस जिससे वो अभी ऑपरेट हो रहा है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होता है कि वो जिस पे फिलहाल ऑपरेट हो रहा है, हम लोग हीट उसी से फाइंड करते हैं। तो V × I × T, भी अभी जिस वो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज से ऑपरेट हो रहा है, आई जो उसमें करंट था, टी जितने समय के लिए वो ऑपरेट हुआ है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होने का, जो अभी फिलहाल उसका वोल्टेज था हम लोग वही ले रहे हैं। या तुम इसको थोड़ा सा और करो सिंप्लीफाई, तो देखो इसको हम लिखेंगे V, और I को हम लिखेंगे V/R एंड इंटू टी, तो ये आपका हो जाएगा V²/RT। मतलब हीट एनर्जी फाइंड करने का मेरे पास तीन तो फॉर्मूला मिल गया, I²RT, VIT एंड V²/RT। ये तीनों सेम चीज ही है, बस हमने इसको डिफरेंट फॉर्म में लिख दिया। तो ये तुम्हारा हो गया हीट, कितना हीट हो रहा होगा जनरेट, या कितना हम सप्लाई कर रहे होंगे एनर्जी। तो देखो, तो अगर तुमको हीट एनर्जी फाइंड करना है तो तुमको पहले करेंट फाइंड करना होगा, और करेंट फाइंड करने का हमने बहुत सारा तरीका सीख लिया है। तो हो सकता है कि जितना क्वेश्चन हमने आज तक किया है उसी में बस एक एक्स्ट्रा कर देगा ऐड, कि फाइंड हीट एनर्जी कितना होगा रिलीज। बस हमको अगर करंट मिल गया है, उसका आर पता है तो सिंपल I²R2 RT, या फिर हमको वोल्टेज पता है, करंट पता है तो VIT, टाइम से बस हमको मल्टीप्लाई करना है। सिंपल सी कहानी है। अब हीट भी तुम्हारा क्या है, हीट भी तुम्हारा एनर्जी ही है। तो इसको हम लोग फाइंड करते हैं या तो जूल में, या तो करते हैं इसको कैलोरी में। तो जिस यूनिट में हमको पूछा हुआ उसमें हम फाइंड करेंगे। अब तुमको होना चाहिए पता है कि 1 कैलोरी बराबर एक्चुअल में 4.18 जूल होता है, उसको हम लोग लिखते हैं अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल। ओके, अब चलो नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं पावर का। ये तो हुआ अपना हीट एनर्जी सप्लाई या रिलीज, बात करते हैं पावर का। तो पावर क्या हो जाता है डेफिनेशन भाई, कि हीट एनर्जी सप्लाई पर यूनिट टाइम, या फिर हीट एनर्जी रिलीज पर यूनिट टाइम, यही ना वो आपका होता है पावर। तो सिंपल से पावर में अपने को करना क्या है भाई,
तो ये जो आपने फॉर्म फाइंड किया है ना, सब में खाली टाइम से कर दो डिवाइड, तो आपका हो जाएगा आई स्क्वायर आर, आपका आ जाएगा वी इंटू आई, या फिर आपका आ जाएगा वी स्क्वायर बाई आर। तो जब हमको फाइंड करना हो हीट एनर्जी, तो आई स्क्वायर आर टी वी स्क्वायर बाई आर टी, आर इंटू टी। जब फाइंड करना हो पावर, तो टाइम हटा दो, आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाई आर। बस इतना ही फॉर्मूला इस टॉपिक पे है, बाकी सब खाली क्वेश्चन है, ओनली क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में जाने से पहले, अच्छा ये भी और आई क्या है तुम लोग सब लोग याद कर लो। भी क्या है, अभी जिस वोल्टेज पे वो ऑपरेट हो रहा है। आई क्या था, जो अभी उसमें करंट था। और जिसमें फाइंड करना हो पावर, जिसमें फाइंड करना हो एनर्जी, हम लोग उसमें उसका करंट लेंगे, उसका वोल्टेज लेंगे, उसका रेसिस्टेंस लेंगे। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए तुमका। और देखो कि यूनिट ऑफ एनर्जी तो जूल होता है, कैलोरी होता है, और एक और आपका होता है कमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर, आप जिसको बोलते हैं वन यूनिट। जो आपके घर में बिजली का बिल आता है, वो ऑन द बेसिस ऑफ वन, मतलब किलोवाट आवर ही आता है कि आपके घर में कितना कंज्यूम हुआ है एनर्जी, तो वो किलोवाट आवर के बेसिस पे ही आता है, और उसी को हम बोलते हैं वन यूनिट। ठीक है, तुमने क्लास 10 में क्वेश्चन किया होगा कि मेरे घर का बिजली बिल कितना आने वाला है, तो मैं उस पर तुमको क्वेश्चन बताऊं, या तुमको वो आता है सॉल्व करना? बोलो जल्दी से, बोलो तो, बता दीजिए बा। ओके, तो 1 किलो, हाँ 1 किलो वाट आवर तुम्हारा होता है 1 यूनिट। और हम लोग कैसे फाइंड करते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स? तो नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड करने का होता है तुम्हारा तरीका कि कितने वाट, अच्छा ये देखो, ये वाट मतलब हो रहा है अपना पावर। ठीक है, वाट इज द यूनिट ऑफ पावर। तो कितने वाट का अप्लायंस था इनटू कितने वो घंटे तक हुआ है यूज, डिवाइडेड बाई 1000। तो यहाँ से वो तुम्हारा आएगा किलोवाट आवर, एंड 1 किलोवाट आवर इज नथिंग बट 1 यूनिट। अब जितना भी तुम्हारा रेट होगा यूनिट का, तुम उसमें उसको मल्टीप्लाई करना। क्वेश्चन करते हैं, वहां से तुमको और भी हो जाए क्लियर। चलो, तो एक हम क्वेश्चन कर रहे हैं जहाँ पे हमारे घर में जो करंट आ रहा है उसका पर यूनिट प्राइस 4.5 रुपीज है, ₹4.5 पर यूनिट का। और हमारे घर में दो बल्ब है, दो बल्ब है 100 वाट का, दो बल्ब 100 वाट का, दो फैन है 60 वाट का। ठीक है, अगर बल्ब और फैन दोनों डेली 10 घंटे के लिए ऑपरेट होता है, अगर बल्ब और फैन दोनों डेली 10 घंटे के लिए ऑपरेट होता है, तो तुमको ये बताना है कि एक महीने में कितना बिजली बिल मेरा आने वाला है। और तुम मान के चलो कि वो महीना 30 दिन का था, 30 दिन का महीना था, तो हमको ये बताना है कि टोटल कितना मेरा बिजली बिल आने वाला है। तो टोटल आपको अगर बिजली बिल फाइंड करना है, तो आपको पहले फाइंड करना होगा कितना यूनिट आपका वहां पे नया, या कितना यूनिट का आपने एनर्जी कंज्यूम किया है। एंड मीनिंग ऑफ यूनिट इज 1 किलोवाट आवर। तो करना क्या है, बोलो जल्दी से। तो ईच अप्लायंस के लिए आप फाइंड करो सेपरेटली, फिर उनको ऐड कर देना, तो अच्छी बात है। देखो, दो बल्ब 100 वाट का, दो बल्ब 100 वाट का, और डेली चलता है 10 घंटा। तुम बस इन सबको कर दो मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 100 इंटू 10 आवर्स, मतलब ये तुम्हारा कितना आने वाला है, देखो। देखो, ये था आपका 2 नंबर ऑफ बल्ब, ये 100 आपका वाट है, और जो आपका 10 था वो था आवर में, मतलब ये कितना आने वाला है, ये मेरा आ जाएगा ये 2000 वाट आवर। देखो कितना आएगा, 2000 वाट आवर। मतलब कि एक दिन में, एक दिन में जो मेरा दो बल्ब था, वो मिलके 2000 वाट आवर का एनर्जी कंज्यूम करेगा। वाट आवर इज, या फिर किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो 2000 वाट आवर का एनर्जी कंज्यूम करेगा। आप इसमें 1000 से करो डिवाइड, तो आपका आ जाएगा 2 किलोवाट आवर। तो ये हुआ एक दिन में, एक दिन में ये दो बल्ब मिलके 2 किलोवाट आवर या फिर 2 यूनिट कंज्यूम कर रहा है। तो 30 दिन में, 30 × 2, 60 किलोवाट आवर, या फिर 60 यूनिट कंज्यूम करेगा। ये कौन सा आपका दो बल्ब। अब आते हैं दो पंखे के लिए। तो देखो, दो पंखा, तो 60 वाट का ईच, तो 2 × 60 × 10 घंटा ये भी चल रहा है। तब ये आपका आ जाएगा ऐसे 1200 वाट आवर, या फिर आपका आ जाएगा 1.2 किलोवाट आवर, या फिर आपका आ जाएगा 1.2 यूनिट। दो पंखा मिलके एक दिन में 1.2 यूनिट का उठाया बिजली बिल,
तो 30 दिन में कितना आएगा, 30 इंटू 1.2, 36, 36 यूनिट तो हो गया। तो 36 इधर और 60 इधर, तो कितना है टोटल, 96 यूनिट्स। अब मैंने यहाँ पे दो लेके समझाया, आपका और यहाँ पे और ज्यादा भी हो सकता है। टोटल यूनिट्स 96, प्राइस ऑफ वन यूनिट 4.5 रुपीज, तो 96 इंटू 4.5 कर लो सॉल्व इसको, जो भी आएगा वो, जो भी आएगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। फोर ये आएगा 432 रुपीज। तो तुम्हारा महीने का बिजली बिल 432 रुपीज आने वाला है। बोलो ठीक है कि कोई कष्ट है इसमें, जल्दी बोलो। क्या है ना कि कहीं कहीं तुमको क्वेश्चन में अप्लायंस का पावर किलो वाट में ही दिया रहता है, तो किलो वाट में जब दिया रहेगा तो हमको 1000 से वहां पे डिवाइड करने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे मेरा पावर वाट में दिया था, तो हमको मिल रहा था एनर्जी वाट आवर में, तो किलो वाट आवर में चेंज करके हमने वहाँ पे 1000 से डिवाइड किया था। अगर तुम्हारा अप्लायंस का किलो वाट में दिया रहे तो कोई तकलीफ नहीं है। करना क्या है तुमको, हाँ मतलब कि वहाँ पे 1000 से डिवाइड नहीं करना है, सिंपल सी कहानी। देखो ये क्वेश्चन है, मेरे पास दो रेसिस्टर पैरेलल में, 4 ओम और 6 ओम। 4 ओम में करंट 2 एम्पियर दिया है, 6 ओम में हमको पता नहीं है। बोला है कि इन दोनों का मिला के टोटल हीट एनर्जी 1 मिनट में कितना कंज्यूम होने वाला है। दोनों में सेपरेटली फाइंड करेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, अच्छी बात है। तो हमको पता है कि हीट एनर्जी बराबर आई स्क्वायर आर टी। आपका वी आई टी और वी स्क्वायर बाई आर टी भी होता है, लेकिन यहाँ पे हमको आई और आर पता है, तो हम लोग आई स्क्वायर इंटू आर टी वाला फॉर्म ही यूज करेंगे। अब देखो, तो 4 ओम वाले में हमको करंट पता है 2 एम्पियर, तो वहां पे कोई चाप की बात है ही नहीं। बाकी हमको 6 ओम वाले में करंट नहीं पता है, तो उसमें पहले फाइंड करना होगा। तो उसके लिए तुमको हमने बहुत सारे सर्किट के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। अगर तुमको इसका 2% भी नॉलेज होगा तो तुम ये बोल सकते हो कि ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो दोनों अगर पैरेलल में है तो दोनों का वोल्टेज सेम आने वाला है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 4 ओम और 2 ओम, मतलब कि 4 ओम का वोल्टेज 8 वोल्ट है, तो 6 ओम वाला का वोल्टेज 8 वोल्ट ही होने वाला है। तो उसमें जो करंट होगा वो कितना आएगा कि करंट इन 6 ओम बराबर वोल्टेज कितना 8 एंड बाई उसका रेसिस्टेंस 6, तो 4/3 एम्पियर। तो हमको मिल गया करंट इन 6 ओम भी मिल गया। तो बस हो गया, आप काम करो जल्दी से। तो चलो पहले फाइंड करते हैं करें हीट इन 4 ओम, तो उसको मैं नाम दिया H1। आ जाएगा आई स्क्वायर आर टी, आर कितना है, सॉरी आई कितना है 2, तो 2 का होल स्क्वायर इंटू आर कितना है भाई, जल्दी बोलो 4। और टाइम देखो दिया है मिनट में, तुमको करना है यूज सेकंड में, क्योंकि बाकी सब आप कर रहे हैं यूज यूज एसआई यूनिट में, तो आपको टाइम भी लेना होगा एसआई यूनिट में। फिर आपका हीट आएगा जूल में, हीट भी आपका आएगा एसआई यूनिट में। तो आई स्क्वायर आर और टी लो आप 60 सेकेंड, तो सॉल्व करो 4 इंटू आपका आ जाएगा 960 जूल। देखो एक बार तो सब चेक करो। तो ये आपका आ गया H1। सिमिलरली जल्दी से फाइंड करो H2। तो H2 वैसे करेंगे आई स्क्वायर आर टी से, तो आई इस बार हो जाएगा 4/3 का होल स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा 6 इंटू टी फिर से हो जाएगा 60 सेकेंड, आपका हो जाएगा 16/9, 6 इंटू 60। सॉल्व करो इसको, तो 3 से जाएगा 3 टाइम्स में, 2 टाइम्स में 20, आ जाएगा 16 इंटू 40, ये मेरे ख्याल से 640 जूल। ये आपका आ गया H2। तो टोटल कितना आया जल्दी बोलो, टोटल बराबर 900, 1600 आएगा मेरे ख्याल से, 1600। देखो तो एक बार चेक करो तो 1600 जूल, जल्दी बोलो ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से ये हमने हीट फाइंड कर लिया। अगर तुमसे पावर पूछता तो हम लोग यहाँ पे टाइम से मल्टीप्लाई नहीं करते, सिर्फ कहते आई स्क्वायर आर फिर उसको ऐड कर दे, ठीक है, ठीक है ना। अब बाकी तुमने जितना क्वेश्चन किया है सर्किट वाला हर तरह से आ सकता है। जैसे मान लो कि कैसा है सर्किट, ये ऐसा कुछ एक बैटरी था, ये कुछ ऐसा रेसिस्टेंस, ऐसा कुछ रेसिस्टेंस, ऐसा कुछ है। बताइए कि इसमें इस वाले में कितना हीट होगा प्रोड्यूस 20 सेकेंड में। तो पहले आपको इसमें करंट फाइंड करना होगा, फिर आई स्क्वायर आर टी करंट फाइंड करना तुमको आता है, मैंने पहले हम पहले आपको सिखा चुके हैं, तो मैं उस पर क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। तो बेसिकली मैं क्वेश्चन जा रहा हूँ लेने जो थोड़ा सा अलग तरीके का हो, जहाँ पे थोड़ा सा आपको और अच्छे से सोचना पड़े। बाकी ये क्वेश्चन तुम लोग खुद से कर सकते हो, इस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। बोलो जल्दी से, बोलो। अच्छा, एक नोट्स में तुम लोग पॉइंट मेरे को बताओ, चलो एक नोट्स में हम बात लिखते हैं। अगर मान लो मेरे पास दो रेसिस्टर है R1 और R2, ठीक है ना, और ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, और मैंने भी वोल्टेज यहाँ पे सप्लाई किया है। अब तुम लोग मेरे को एक बात बताओ कि ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है,
वेरी गुड। तो इनमें क्या सेम आने वाला है, करेंट की वोल्टेज? करंट सेम आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। करंट सेम आएगा, वेरी गुड। अगर हमको इनके पावर को कंपेयर करना है तो हम कैसे करें? इनके पावर को कंपेयर हम करें पावर बराबर आई स्क्वायर आर से, कि हम करें बी स्क्वायर बाई, इन दोनों में से कौन से फॉर्मूले से हमको, या आप थर्ड वाला भी ले लो, पी बराबर वी इंटू आई, हमको कौन से फॉर्मूले से इनके पावर को कंपेयर करना चाहिए कि किसका पावर ज्यादा हो? वेरी गुड, आई स्क्वायर आर से। क्योंकि ये सीरीज में है तो इनमें करंट सेम होगा। क्या सेम होगा? इनमें करंट सेम होगा। तो इनके सीरीज वाले के पावर को कंपेयर करना हो तो आप हमेशा करना आई स्क्वायर आर से, क्योंकि दोनों में करंट सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि पावर कंजप्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। कब? सीरीज में। अगर वो सीरीज में है तो आप क्या करना यूज, कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका पावर कंजप्शन ज्यादा होगा, सीरीज के लिए। अगर मान लो दो रेसिस्टेंस मेरे यहाँ अगर रहे पैरेलल में, तब आप बोलो तो। हाँ, अभी हमको करना चाहिए वोल्टेज से, अभी करना चाहिए क्योंकि सबका वोल्टेज सेम है। तो यहाँ पे हम करेंगे P बराबर वी स्क्वायर बाई आर से कंपेयर, मतलब कि इस केस में आएगा पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस। मतलब इफ आर वन इज मोर देन आर टू, देन पी वन इज लेस देन पी टू। तो ये तुम याद रखना कंसेप्ट, ये हम लोग आगे यूज करेंगे जब बल्ब वाला क्वेश्चन आएगा। चलो और देखते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं अब। सब लोग एक बार क्वेश्चन को रीड करो जल्दी से, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। चलो, तो क्वेश्चन है कि टू वायर्स ऑफ सेम मास, देखो यहाँ पे सेम मास बोला है, और इस क्वेश्चन में डेंसिटी बोला हुआ है, कहीं क्वेश्चन में डेंसिटी मेंशन है। हालांकि तुम लोग अब सोचो कि हम लोग ये करंट और पावर में ये डेंसिटी कहाँ से आ गया, तो यहाँ पे उसका यूज है, मैं तुमको बताऊंगा। क्वेश्चन है कि टू वायर्स ऑफ सेम मास having ratio of length 1:2, density 1:3, and resistivity 2:1 are connected one by one to the same voltage supply। दोनों को सेम वोल्टेज सप्लाई से हमने जोड़ा है एक एक करके। ओके, अब बोला है कि द रेट ऑफ हीट डिसिपेशन इन द फर्स्ट वायर, रेट ऑफ हीट डिसिपेशन का मतलब ये हुआ कि वो बात कर रहा है पावर का, इज फाउंड टू बी 10 वाट। पहले में पावर है 10 वाट, तो पूछा है कि आपसे इस सेकंड वाले का पावर कितना होगा, क्वेश्चन यही है, इस सेकंड वाले का पावर कितना होगा। चलो देखते हैं पहले कैसे हमको करना है। तो पहला वाला रेसिस्टर R1 हमने मान लिया उसका वैल्यू था रेसिस्टेंस का, उसको हमने V वोल्टेज से ऐसे जोड़ा। तो अभी क्या होगा कि इसका पावर क्या आएगा, वी स्क्वायर बाई आर, क्योंकि जो भी वोल्टेज था सब उसी को मिल रहा होगा, तो आएगा वी स्क्वायर बाई आर वन। अब जब हम R2 वाले को जोड़ेंगे सेम वोल्टेज सप्लाई से, तो बोला है कि हमने दोनों को सेम वोल्टेज सप्लाई से जोड़ा है, तो इस पर P2 कितना आने वाला है, वी स्क्वायर बाई आर टू। बस हो गया। अब देखो हमको P1 दिया है, P2 फाइंड करना है, तो लिख लो यहाँ से कि P2 बाई P1 बराबर वी स्क्वायर बाई आर टू डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर बाई आर वन। वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसल आउट, तो ये आपका आ जाएगा आर वन बाई आर टू। मतलब कि सिंपल सा हमको करना क्या है कि इनके रेसिस्टेंस का रेशियो फाइंड कर लेना है। अब वही तो है मेन यहाँ पे कि कैसे फाइंड करेंगे रेसिस्टेंस का रेशियो। तो उसके लिए देखो, तो लेंथ का रेशियो दिया है, रेसिस्टिविटी दिया है, मतलब कि हमको इसे कंस्ट्रक्शन वाले फॉर्मूले से काम करना होगा। तो हम लिखेंगे P2 बाई P1 बराबर R1 हो जाएगा रो वन इंटू एल वन बाई ए वन डिवाइडेड बाई रो टू एल टू बाई ए टू। रो वन रो टू क्या है, उन दोनों का रेसिस्टिविटी पता होना चाहिए, तो इसको हम लिख सकते हैं रो वन बाई रो टू, देखो सब लोग, इंटू ए टू बाई ए वन इंटू एल वन बाई एल टू। सब लोग चेक करो तो, एक बार सब लोग इसको ध्यान से चेक करते रहना भाई, मैंने सही किया या नहीं किया है। ओके, अब देखो तो हमको क्वेश्चन में क्या क्या मेंशन किया हुआ है। हमको क्वेश्चन में क्या दिया है भाई, देखते
कि उनके लेंथ का रेशियो है 1:2, मतलब कि L1/L2 हम लिखेंगे 1/2। और बोला है कि रेशियो ऑफ रेसिस्टिविटी 2:1, तो हम लिखेंगे ρ1/ρ2 बराबर 2/1। ये तो हमको पता है, लेकिन हमको एरिया नहीं पता है। देखो, हमको यहाँ पे A2/A1 भी चाहिए, उनके एरिया का रेशियो, लेकिन हमको क्वेश्चन में एरिया का रेशियो नहीं दिया है, हमको डेंसिटी का रेशियो दिया है। ओहो, अब कैसे करें? तो चलो चलो, यहीं पे अपना मेन काम है कि डेंसिटी से अपने को एरिया का रेशियो लाना है। और क्वेश्चन में एक चीज और मेंशन था कि उनका मास कांस्टेंट है, उनका हाँ, उनका मास सेम है, मतलब क्या कि ρ1 × V1 मस्ट बी इक्वल टू, ρ1 नहीं लिखो, डेंसिटी ना, तो आप उसको लिखो D से, क्योंकि रो हमने पहले कर लिया यूज फॉर रेजिस्टिविटी। तो लिखेंगे पहले का डेंसिटी इंटू पहले का वॉल्यूम बराबर दूसरे का डेंसिटी इंटू दूसरे का वॉल्यूम। ओके, D1, और हमको तो वॉल्यूम ही नहीं चाहिए, हमको चाहिए एरिया। तो लिखेंगे V1 बराबर A1 इंटू L1 बराबर D2, V2 को लिखेंगे A2 इंटू L2। और हमको क्या फाइन करना है भाई? हमको फाइन करना है A2/A1, तो देखो यहीं से मिल जाएगा, यहाँ से हो जाएगा A2/A1 इज इक्वल टू D1L1/D2L2। हो गया, बस हो गया। तो जहाँ पे A2/A1 था वहां कर दो D1L1/D2L2। चलो आओ यहाँ पे, तो यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा P2/P1 इज इक्वल टू ρ1/ρ2। A2/A1 की जगह लिखेंगे D1L1/D2L2, और यहाँ पे था L1/L2 पहले से ही था, इसको आप और लिख सकते हो ρ1/ρ2 D1/D2 एंड L1/L2 का होल स्क्वायर। अब करो पुट वैल्यू जल्दी से, सब वैल्यू हमको पता है। तो ρ1/ρ2 कितना था भाई? 2:1, तो 2। और D1 वो देख लो, D2, रेशियो ऑफ डेंसिटी 1:3 था ना, 1:3, तो 1/3। और L1/L2 था 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा 2/3 इंटू 1/4, तो ये आपका आ जाएगा 1/6। ये वैल्यू आ गया P2/P1 का, तो P2 कितना हो जाएगा? P1/6, तो 10/6, 10 ही था ना P1, हाँ, 10/6 या फिर 5/3 वाट। तो 5/3 वाट इज द आंसर। तुम लोग एक बार चेक कर लो कि मैंने सब चीज सही किया या नहीं किया। ये आंसर सही है, यही आएगा 5/3 वाट। सबको आया समझ में कैसे किया मैंने?